अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिज़नेस मैथमेटिक्स 2। आज हम लेक्चर 11 करेंगे इस अपने कोर्स का, जिसमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी हमारा मेन टॉपिक रहेगा। लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि अब हम कैलकुलस की तरफ जा रहे हैं, तो ये कैलकुलस के टॉपिक सब शुरू हो गए हैं। चैप्टर 15 से आज हम स्टार्ट लेंगे और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस कोर्स विल कवर द टॉपिक्स इन कैलकुलस। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम हमने किया वो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स और चैप्टर 12 का आखिरी सेक्शन था, कवर्ड सेक्शन 12.3 विच इज़ असाइनमेंट मॉडल। हमने जनरल फॉर्म और अजम्पशंस देखी थी असाइनमेंट मॉडल की, फिर हमने मेथड्स ऑफ सोल्यूशन टू असाइनमेंट मॉडल भी देखे थे, जिसमें अगर आपको याद हो तो एक हंगेरियन मेथड था। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ आपको। द हंगेरियन मेथड हमने फॉलो किया था असाइनमेंट मॉडल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जनरल फॉर्म assumptions ऑफ असाइनमेंट मॉडल एंड सॉल्यूशंस ऑफ असाइनमेंट मॉडल हमने देखे थे बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। तो इसके साथ ही हमारा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पहला पार्ट है, जिसका मोस्ट पार्ट आपने बिजनेस मैथमेटिक्स 1 में किया और 3 चैप्टर्स हमने बिजनेस मैथमेटिक्स 2 में किए, तो ये सारा सिलसिला वहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आज से चैप्टर 15 हम स्टार्ट लेंगे। ये कैलकुलस बेसिकली हमने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो कैलकुलस के ही हैं। तो आज जो है वो आपको मैं पहले चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर 15 डिफ्रेंसिएशन के बारे में है। इसका मेन टॉपिक डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन जो सेक्शन 15.1 और 15.2 जो आज हम कवर करेंगे उसमें लिमिट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स हैं और कंटिन्यूटी है। ये बेसिकली डिफ्रेंसिएशन की बेस है। अगर आपको लिमिट्स की समझ नहीं आएगी, आपको डिफ्रेंसिएशन की समझ नहीं आएगी। ठीक है, कंटिन्यूटी भी बहुत अहम एस्पेक्ट है आपका कैलकुलस का और डिफ्रेंसिएशन का। कैलकुलस बेसिकली चैप्टर 15 से चैप्टर 20 तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो कैलकुलस के टॉपिक्स हैं। चैप्टर 15 जो है वो आपका डिफ्रेंसिएशन है, और चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस टाइम वो क्या हैं। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के लिमिट्स और कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेरिवेटिव इंक्लूडिंग द कंप्यूटेशन एंड इंटरप्रिटेशन, present selected rules of differentiation and illustrate their use, introduce the nature of higher order derivatives and their interpretation। तो ये हमारे चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस चैप्टर में जो चैप्टर 15 में हमने जो कवर करना है ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स, उनमें लिमिट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, एवरेज रेट ऑफ चेंज, द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, एडिशनल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंटरप्रिटेशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो आज हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट ऑफ 6 चैप्टर्स विच एग्जामिन द कैलकुलस and its applications to business, economics and other areas of problem solving. 2 major areas of study within the calculus are differential calculus and integral calculus. ये जो दो हैं, differential calculus और integral calculus, ये main topics हैं दो calculus के अंदर। Differential calculus focuses on rates of change in analyzing a situation। ठीक है, जहाँ कभी भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे ना तो डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगी। ग्राफिकली डिफरेंशियल कैलकुलस जो है दैट सॉल्व्स द फॉलोइंग प्रॉब्लम। गिवन अ फंक्शन हुज ग्राफ इज अ स्मूथ कर्व and given a point in the domain of the function, what is the slope of the line tangent to the curve at the point। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की। ठीक है, मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। जो अभी हमने बात की, ये जो ग्राफिकल जो आपको सिचुएशन बताई है ना, कह रहा है एक आपके पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ एक स्मूथ कर्व है। अगर ग्राफ एक स्मूथ कर्व का मतलब है, लेट्स से ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, ये ग्राफ ऑफ सम फंक्शन है। लेट्स से एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन था, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने उसकी ग्राफ बनाई, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एक्स और वाई एक्सिस के साथ वाई आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है एक पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, ये लेट्स से एक्स की वैल्यू है 0 और ये पॉइंट इधर आया, तो यहाँ से ये वैल्यू वाई 0 आ गई। तो इस पॉइंट के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स नॉट
वाई नॉट। ठीक है, अब वो कह रहा है इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा की जा सकती है। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन कैसे ड्रा की जाती है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपके पास एक टेंजेंट लाइन कहलाती है। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन की हमेशा स्लोप होती है। अगर आप रिकॉल करें अपने पिछले कोर्स में से, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है ना एक्स एक्सिस के साथ, उसको इंक्लिनेशन एंगल अल्फा कहते हैं, और टेंजेंट ऑफ दैट अल्फा जो है ना, ये स्लोप कहलाती है। ठीक है, ये स्लोप कहलाती है स्ट्रेट लाइन की। तो जब भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो ज़ाहिर है एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, कहीं कोई ना कोई एंगल भी बनेगा, लेकिन हमें पता नहीं है एंगल वगैरह ना, तो कैसे निकालें एंगल और टेंजेंट ऑफ दैट एंगल और स्लोप कैसे निकालें? तो जो स्लोप है ना इस टेंजेंट लाइन की, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन है कि क्या स्लोप है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का काम है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालना। ठीक है, तो ये जो पीछे स्टेटमेंट थी उसका मतलब ये है। तो इस सेक्शन में हमने लिमिट्स पढ़नी है। ठीक है, लिमिट्स क्या हैं, यही हम बारी बारी देखिएगा उस स्लोप की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस जिस तरह से प्रोसीड करेगी। Two concepts which are important in the theory of differential and integral calculus are the limit of a function and the continuity। पूरी के पूरी कैलकुलस में जो बेसिक्स है ना वो लिमिट और कंटिन्यूटी है। याद रखिएगा, बार बार आप मेरे मुंह से सुनेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी का जिक्र। ठीक है, तो इसलिए लिमिट को बहुत गौर से बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए। क्या मतलब है लिमिट ऑफ अ फंक्शन का? इन कैलकुलस देयर इज ऑफ्टन एन इंटरेस्ट इन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन as the independent variable approaches some specific real number. This limiting value when it exists is called limit। ठीक है, और लिखते हम इस तरह है, नोटेशन इसको पढ़ा ऐसे जाता है, limit of f of x as x approaches to a equal to l। ठीक है, limit of f of x as x approaches to a equal to l। This notation is used to express the limiting value of a function. When investigating a limit, one is asking whether x approaches a specific value l as the value of x gets closer and closer to value of a। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो पीछे मैंने एग्जांपल दी है वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने लिखी L limit as x approaches to a of f of x is equal to L। ठीक है, ये क्या मतलब है कि आपने x जो है ना उसकी वैल्यूज जा रही हैं क्लोजर एंड क्लोजर टू a। ठीक है, और एट द सेम टाइम आप एफ एक्स की भी वैल्यूज कैलकुलेट करते जा रहे हैं और वो अगर L के करीब चली जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स L के इक्वल है एज x approaches to a। As x gets closer and closer to a, आपका fx जो है वो l के करीब तरीन चल जाता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखें, लेट्स से आपका ग्राफ था, कोई ग्राफ है ये, लेट्स से fx का ग्राफ। ठीक है, ये आपकी कोई वैल्यू है a, x जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है ना, अब देखें आप x को करीब लेके जा रहे हैं, लेट्स से आपने ये कहा x ये है, x अगर ये था तो इसकी वैल्यू जो है वो ये है, यही है ना। x जब और करीब गया a के यहाँ पे आ गया तो अब जो वैल्यू है वो ये आ गई, तो ऊपर चलेगी वैल्यू थोड़ी सी। ठीक है, इसी तरह x और करीब गया a के, अभी a को पहुँचा नहीं है, करीब जा रहा है, तो ये वैल्यू आ गई जो और ऊपर जा रही है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो जो x करीब जाता जाएगा a के, आपकी ये जो वैल्यूज़ है ना एफ एक्स की, ये जो एफ एक्स यहाँ पे है ना, ये वैल्यू करीब जाती जाएगी l के। ठीक है, तो जो जो आप a के करीब जा रहे हैं x आपका ऊपर जाते जाते l के करीब जा रहा है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो हो जाए, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर गई कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू l है एज x अप्रोचेस टू a। ठीक है, ये ग्राफिकली मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया। इसके बाद दो नोटेशंस और हैं, a माइनस और a प्लस के साथ। अब देखें, अभी मैंने जो बात की, ठीक है, हमने कहा कि लेफ़्ट और राइट लिमिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, वो क्या हैं कि आपने एक फंक्शन लिया,
ठीक है, और ये कहा आपने ए है और यहाँ पे कहीं एल था, ठीक है। आपने कहा जब मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ ए को, तो आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है एल को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखें मैं लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ इसको, ठीक है, लेफ़्ट साइड से, ए के लेफ़्ट से मैं अप्रोच कर रहा हूँ ए को। तो इस केस में ये दोनों चीज़ें डिफ़ाइन की जा सकती है कि क्या लेफ़्ट से अप्रोच करने और राइट से अप्रोच करने में कोई फ़र्क है। ये देखें यहाँ पे मैंने राइट साइड से अप्रोच किया इसको और वहाँ से लेफ़्ट में। अगर मैं राइट से अप्रोच करूँ तो देखें राइट पे ये नंबर लिया मैंने तो ये नंबर आया, मज़ीद करीब गया तो ये नंबर आया, तो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे ही है ना, आपका फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। तो जाता ये एल को ही है, इसी एल को कम। तो लेफ़्ट से मैं ए को अप्रोच करूं या राइट से ए को अप्रोच करूं, आपका फंक्शन एल को ही अप्रोच करना चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये नोटेशंस हैं। जब मैं राइट से अप्रोच करता हूं ना, तो हम ये नोटेशन लिखते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और ए के ऊपर प्लस लिख देते हैं छोटा सा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में प्लस। प्लस का मतलब ये नहीं है कि ए प्लस समथिंग, हम कुछ ऐड नहीं कर रहे ए में। ए प्लस का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो ए से बड़ी हैं, क्योंकि देखें राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक्स की वो बिगर दैन ए है, अग्री, ठीक है ना। राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ आई वो एक्स से बड़ी हैं, तो ए प्लस इसलिए लिखते हैं कि ए से बड़ी वैल्यूज़ लेके हम अप्रोच कर रहे हैं। और जो लेफ़्ट साइड है, ये जो सारी लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे एक्स लेस दैन ए है, तो सारी की सारी वैल्यूज़ ए से छोटी हैं। तो उस छोटी वैल्यूज़ को की नोटेशन के लिए हम लिखते हैं एक्स गोज़ टू ए माइनस। बेसिकली ये नंबर ए ही है, ए प्लस और ए माइनस नंबर ए है। ए माइनस का मतलब ये है कि हम लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, ए प्लस का मतलब ये है कि हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, दो लिमिट्स हैं। x goes to a minus represents the limit of f of x as x approaches a from the left, or x goes to a plus f of x represents the limit of f of x as x approaches from the right, from the values greater than, ठीक है, from the values greater than, from the values greater than x is equal from the values greater than a, ठीक है, right hand limit. If the value of the function approaches the same number L as x approaches a from either direction, then the limit equals L. तो इसका मतलब है कि ये दोनों L के इक्वल होनी चाहिए, ये भी L के इक्वल आए और ये लिमिट भी L के इक्वल आए, तब हम कहते हैं कि जो लिमिट है वो L के इक्वल है। जो हमने ये पीछे लिमिट लिखी ना, ये वाली बगैर प्लस और माइनस के, ये जो बगैर, इसको L के इक्वल तब कहेंगे जब लेफ़्ट से भी L आए राइट से भी L आए, दोनों L आएंगी तो ये लिमिट L है। अगर इक्वल ना हुई तो फिर लिमिट हम नहीं कह सकते L है। तो ये टेस्ट है, टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। वो कह रहा है इफ़ x अप्रोचेस टू a माइनस फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड x अप्रोचेस टू a प्लस फ्रॉम राइट साइड, देन लिमिट ऑफ x, then the limit as x goes to a f x is L। अब देखिए मैंने सबस्क्रिप्ट नहीं डाला प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है कि लिमिट x गोज़ टू a माइनस भी L को जा रही है और a प्लस भी L को जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो a को लिमिट जा रही है वो L है। तो दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, तब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती, ठीक है। इफ़ द लिमिटिंग वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स आर डिफरेंट व्हेन एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, देन द फंक्शन डज नॉट अप्रोच अ लिमिट एज एक्स अप्रोचेज ए, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक तरफ से m आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिमिट x गोज़ टू a माइनस लेता हूँ f ऑफ x और ये आ जाती है L, और दूसरी तरफ से अगर मैं लिमिट लेता हूँ x गोज़ टू a प्लस f ऑफ x और वो आ जाती है m, वेयर m और m दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है, वेयर L इज़ नॉट इक्वल टू m, देन जो ओरिजिनल लिमिट है, ये जो ऊपर वाली लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे हम? अगर एक L आ गई एक M आ गई तो यहाँ पे क्या लिखें, L लिखें या M लिखें? नहीं, हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, L या M नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से जाते हैं तो कहीं और पहुँच जाते हैं, राइट से जाते हैं तो कहीं और पहुँच जाते हैं। इसका मतलब है लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती फंक्शन की, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है चीज़। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन, एक एग्जाम्पल है, लेट्स से इसको हम एग्जाम्पल कहते हैं, कि ये एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है जिसमें एफ एक्स आपका एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स क्यूब है। लेट्स एग्जामिन दिस लिमिट, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब एज एक्स गोज़ टू 3, ठीक है।
Let's construct a table of assumed value of x and corresponding values of x. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाली the following table indicates these values. ठीक है, अब देखें हमने क्या करना है, ये x है और ये fx है. ठीक है, हम वैल्यूज दे रहे हैं इनको. ठीक है, fx है और ये x है. देखते हैं x को मैंने 1 कहा तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 1 क्यूब विच इज़ 1. x को हमने बड़ा कर रहे हैं ना, 2 के करीब लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने 2 को अप्रोच करना है. देखिए x अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट. फ्रॉम लेफ्ट का क्या मतलब है, देखें ये है ना, ये 2 है ना. अगर 2 को मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ तो छोटी वैल्यूज लेंगे. तो हमने यहाँ पे 1 कंसीडर किया, 1.5 कंसीडर किया, 1.9 कंसीडर किया, इसी तरह 1.99 करीब जाते गए 2 के. ठीक है, तो जब 1.5 लिया तो 3.375 आया, 1.9 लिया तो 6.658. ये डाल के देख लें ये कैसे आई है, ये वैल्यू कैसे आई है, ये है 1.9 क्यूब. ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई है, ये है 1.995 क्यूब, क्योंकि x क्यूब है ना फंक्शन आपका, तो जो वैल्यू आप x की ले रहे हैं उसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगी. इसी तरह 1.999 जो है वो 7.988 दे रहा है आपको. चलते जाए बेशक आप. और इसी तरह x2 को मैंने राइट से किया, तो राइट से जब हम अप्रोच करेंगे इस तरफ से तो बड़ी वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी. तो इसने 3 लिया, 3 के बाद छोटी कम की वैल्यू तो 2.5 ले ली, और कम की तो 2.1 ले ली. ठीक है, 2.01 ले ली. ठीक है, चलते जाए करीब, ये 2.01, 005, 001 ये करीब जाती जा रही हैं 2 के. ये हम 2 की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ से इधर से भी हम 2 की तरफ जा रहे हैं. और देखते हैं फंक्शन. अब ये क्या है, ये है 3 क्यूब. 3 लिया था तो 3 का क्यूब ले लिया. ये क्या है, ये है 2.05 का क्यूब. चेक कर लें वैल्यूज. ठीक है, चलते जाए तो ये वैल्यूज आई हैं. अब आप देखें, क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि जो x2 के करीब जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट, तो आपका fx जो है वो इंक्रीज होते ये 8 की तरफ जा रहा है. नजर आ रहा है ना आपको थोड़ा थोड़ा. 7.988 है लेकिन 8 को टच नहीं किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि 8 की तरफ जा रहा है. यहाँ पे भी 27 से शुरू हुआ था, 15,988 पे आया और चलते ये भी कम होता 8 की तरफ ही जा रहा है. 8 से नीचे नहीं जाएगा. अब 2-3 वैल्यूज और कंसीडर कर लें. 2.00001 कंसीडर कर लें, ये 8.0000 समथिंग आ जाएगा इधर, लेकिन 8 से नीचे नहीं आएगा. इसी तरह यहाँ पे आप और कंसीडर कर लें, 1.999999 कर लें, आप देखेंगे 7.9999 आना शुरू हो जाएगा. 8 नहीं बनेगा कभी. इसका मतलब है जब एग्जैक्टली 2 को अप्रोच कर जाएंगे तो फंक्शन आपका 8 को अप्रोच कर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ें, ये देखें, नोट दैट द वैल्यू ऑफ x is equal to 2 has been approached from both the left and the right. From either direction fx is approaching the same number 8. So since x approaches to 2 minus gives you 8 and x approaches to 2 plus also gives you 8, we conclude that the limit x goes to 2 is also 8. ठीक है, हमने 2 माइनस और 2 प्लस कैलकुलेट किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि लिमिट 2 के ऊपर भी 8 ही है. ठीक है, तो ये मतलब है लेफ्ट और राइट लिमिट्स लेने का और फिर इसको मैथमेटिकली लिखने का. ठीक है, तो ये टेबल्स बना के मैंने आपको बताया कि किस तरह से लिमिट आई हैं. एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल देखें. इसमें फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया. देखें, fx इज 2x when x लेस देन 4 और 2x प्लस 3 है when x ग्रेटर देन 4. अब मसला ये है कि लिमिट इसकी 4 पे क्या है. क्वेश्चन ये है कि 4 के ऊपर, क्योंकि फंक्शन ही चेंज हो रहा है ना, 4 से पहले फंक्शन कुछ और था, 4 के बाद कुछ और है. अब देखते हैं क्या ये लिमिट्स एक जैसी आती हैं. लिमिट x हम 4 को अप्रोच कर रहे हैं. ये क्वेश्चन आपका ये है कि लिमिट x गोज टू 4 ऑफ fx क्या है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. तो 4 के ऊपर अप्रोच करने से पहले हमें पहले 4 माइनस और 4 प्लस वाली निकालनी पड़ेंगी, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड. ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो 3 लिया तो आंसर 6 आया. देखिए 3 किस में आएगा, इसमें आएगा ना, तो आंसर 2 टाइम्स 3 आया. ठीक है, ये जो है ये 2 टाइम्स 3, ये क्या, ये 2 टाइम्स 3.5 है. ये कैसे आया, ये है 2 टाइम्स 3.8 है. ठीक है, इसी तरह ये कैसे आया, 2 टाइम्स 3.99. ठीक है, तो ये बेसिकली ये, क्योंकि लेफ्ट जब लेफ्ट लेंगे तो सारी वैल्यूज इसमें आएंगी. ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं. अगर हम फ्रॉम लेफ्ट करें तो सारी वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगी, इसलिए ये फंक्शन लेफ्ट के लिए ये फंक्शन यूज होगा. जब ये फंक्शन यूज होगा राइट के लिए, क्योंकि राइट पे सारी वैल्यूज 4 से बड़ी हैं. जब वैल्यूज 4 से बड़ी हैं तो फिर ये वाला इंटरवल यूज होगा और ये फंक्शन यूज होगा आपका.
ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, ये दूसरे फंक्शन से आ रही हैं, 2 टाइम्स 5 प्लस 3 13, ठीक है। ये कैसे आया है, 2 टाइम्स 4.1 प्लस 3, ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है फ्रॉम राइट के लिए। ये कैसे आया, 2 टाइम्स 4.01 प्लस 3, तो ये आया आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपकी लिमिट्स कुछ नज़र आ रही है आपको। देखिए, जब हमने लेफ़्ट अप्रोच किया तो फंक्शन आपका 8 की तरफ जा रहा है, ये जूं 4 की तरफ जा रहा है, ये फंक्शन 8 की तरफ जा रहा है। ये फंक्शन डिक्रीज़ होके 4 की तरफ जा रहा है, और ये फंक्शन डिक्रीज़ होके 11 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ़्ट लिमिट हमने निकाली है, ये देखिए लेफ़्ट लिमिट जो हमने निकाली है वो 8 आई है, लेकिन जो राइट लिमिट निकाली है वो 11 आ गई, ठीक है। तो राइट लिमिट 11 आई है और लेफ़्ट लिमिट हमारी 8 आ गई, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट्स दोनों इक्वल नहीं है, एल और एम डिफरेंट आ गए आपके पास, ठीक है ना। सिंस द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर नॉट द सेम, द फंक्शन डस नॉट अप्रोच अ लिमिटिंग वैल्यू एज एक्स गोज टू 4। तो इसका मतलब ये है कि जो लिमिट, अगर मैं सिर्फ x टेंड्स टू 4 लिखना चाहूँ, देखें 4 माइनस और 4 प्लस की वैल्यूज़ आई हैं, 4 माइनस 4 प्लस की वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैं x गोज़ टू 4 लिखूं तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसको मैं डज नॉट एग्जिस्ट लिखूंगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से कहीं और जा रहा है, राइट साइड से कहीं और जा रहा है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है ना वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो आपका फंक्शन था, ठीक है, ये जो फंक्शन था आपका गिवन, ये वाला फंक्शन, इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें ना तो ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है। fx का ग्राफ जो है वो ये ग्राफ है, ये 4 तक ये वैल्यू है इसकी, और 4 से आगे ये इस तरह जा रहा है, ये ग्राफ आपका, ये लाइन है, और 4 के ऊपर जंप है, इधर आ जाता है, ठीक है, ये ग्राफ है। और 4 के ऊपर ये है, ये नहीं है, तो इस पर एक सर्कल सा डाल देते हैं कि 4 पे ये वैल्यू है, ये 8 वैल्यू है 4 के ऊपर, और ये 11 था। तो देखें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, जंप आ गई बीच में, कि जब हम लेफ्ट से जाते हैं 4 की तरफ तो ये 8 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जब हम राइट से आते हैं 4 की तरफ तो ये देखिए 11 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 11 से नीचे नहीं आता। तो इसका मतलब है दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये फंक्शन, इस फंक्शन की लिमिट 4 पे एग्जिस्ट नहीं करती। एक और एग्जाम्पल है, डिटरमिन द लिमिट एज x गोज टू 3 if it exists. Let's determine whether limit x goes to 3 fx exists if fx is x square minus 9 and x minus 3. अब देखिए, since the denominator equals 0 when x equal to 3, we can conclude that the function is undefined at x equal to 3. Undefined का क्या मतलब है कि अगर आप f of 3 निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू नहीं आती। देखें ये 9 माइनस 9 है और नीचे 3 माइनस 3 है, ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। 0 बाई 0 का कोई असर नहीं होता। 0 बाई 0 क्या होता है, कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता 0 बाई 0 क्या होता है। तो f3 इज अनडिफाइंड, इसको हम कहेंगे कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो f की एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम देखते हैं क्या लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिमिटिंग वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अनडिफाइंड है 3 के ऊपर, सो वो कह रहा है कि इट वुड बी टेम्पटिंग टू कंक्लूड दैट नो लिमिट एग्जिस्ट व्हेन i इक्वल टू 3। तो हमें तो यही टेम्प्ट हो रहा है कि यार इसकी तो लिमिट भी नहीं आएगी, अगर इसकी वैल्यू नहीं आई तो लिमिट भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या इसकी लिमिट आती है कि नहीं। अब वो 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो ये x की वैल्यूज़ हैं, 2 लिया, 2.5 लिया, 2.9 लिया, 2.9599, आप और भी ले सकते हैं वैल्यूज़, और देखें 3 की तरफ इसकी कोई वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। नीचे देखें जो वैल्यूज़ उसने कैलकुलेट की है ना, यहाँ पे डाल के x स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की हैं, ठीक है। ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर माइनस 9 था और x माइनस 9, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए 2 के ऊपर 5 वैल्यू आई है, देखिए 4 माइनस 9 इज माइनस 5 ओवर माइनस 1, तो दिस इज 5। 2.5 डालेंगे तो 5.5 और चलते जाएं, ठीक है। तो यहाँ से आपको लगता है ना कि ये 6 की तरफ जा रहा है,
5.9 हुआ, 95 हुआ, 99 हुआ, 999 होगा, ये 6 की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह राइट से जब अप्रोच करें 4 लें तो 16 माइनस 9 इज़ 7 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 7, फिर 3.5 लें तो 6.5 आ जाएगा, चलते जाएँ चलते जाएँ। तो जब राइट से हम 3 की तरफ जा रहे हैं तो ये फिर 6 की तरफ ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 आ गई दोनों तरफ से। द टेबल कंटेन्स वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 3 फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड। सिंस लिमिट x goes to 3 minus fx is 6 and limit x goes to 3 plus fx is also 6, तो we conclude that कि जो इसकी 3 लिमिट है बगैर प्लस माइनस के ये भी 6 को चली जाएगी, ठीक है। तो आप देखें इवन दो द फंक्शन इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3, लेकिन उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई है 6। फंक्शन आपका 6 को अप्रोच करेगा एज x गोज टू 3, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, वहाँ पे डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें ना अपने फंक्शन का, तो इसका ग्राफ इस तरह का था। ये ग्राफ जो 3 के ऊपर है ना, ये 3 के ऊपर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो ये सर्कल डालें इधर। इससे पहले भी ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह का बिहेव कर रहा है और इसके बाद भी ये स्ट्रेट लाइन की तरह का बिहेव कर रहा है। तो अब देखें जब हम 3 को अप्रोच करेंगे, जब हम 3 को अप्रोच करेंगे तो ये देखें ये ग्राफ इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है ना जो 6 है। इसी तरह यहाँ से अप्रोच करेंगे तो फिर भी ग्राफ इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है जो 6 है। तो लिमिट की तो बस इतनी सी है ना रिक्वायरमेंट कि दोनों तरफ से किसी पॉइंट को अप्रोच करे। 6 को अप्रोच कर रहा है, 6 को अटेन कभी भी नहीं करता। 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, ये 0/0 फॉर्म है, ये 6 हो भी सकती नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता। तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू, और इसमें थोड़ा सा बीच में गैप है। 3 के ऊपर सर्कल है छोटा सा, उसमें लाइन ब्रेक कर रही है इसकी, ठीक है ना। नीचे से भी लाइन चलती जा रही है, ऊपर भी चलती जा रही है। 3 के ऊपर हल्का सा ब्रेक आ गया, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है। तो इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमने चंद एग्जांपल्स देखी जिसमें लिमिट्स एग्जिस्ट करती भी थी, नहीं भी करती थी। ओरिजिनल वैल्यू एग्जिस्ट करती है लेकिन लिमिट नहीं करती है, लिमिटिंग वैल्यू आ गई। 2-4 सिनारियोज हमने देखे हैं। हम जो है ना ये टेबल्स को अवॉइड करना चाहते हैं। ये जो हमने कितनी भी एग्जांपल की है ना, देखें टेबल्स बना के किए। यहाँ पे भी टेबल बनाया था, यहाँ पे भी टेबल बनाए थे, यहाँ पे भी टेबल। तीनों एग्जांपल्स में हमने टेबल बना के देखा कि लिमिट फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। मैथमेटिकली तो हम अब बार बार टेबल नहीं बना सकते, टेबल बनाना तो मुश्किल काम है। तो अब हम इन टेबलों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब हम ऐसा कोई काम करना चाहते हैं कि हमें लिमिट खुद ही निकालनी आ जाए टेबल के बगैर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ लिमिट्स की, इनको यूज़ करते हुए हम उस तरफ जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर फंक्शन आपका कांस्टेंट है ना, तो जहाँ पे c आपका रियल नंबर है, तो आपकी लिमिट उसकी c ही रहेगी। यानी कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट वही वापस आ जाती है, कांस्टेंट फंक्शन कहीं भी नहीं जाता। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, देखें ये x है, ये y है, ठीक है। एफ एक्स अगर कांस्टेंट है ना, c अगर रियल नंबर है, तो इसका ग्राफ ये होता है, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू c का, ठीक है। अब देखें मैं इस a को अप्रोच करता हूँ, जहाँ से मर्जी अप्रोच करें ये फंक्शन ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा, ये c पे ही रहता है, जो मर्जी हो जाए। तो इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू भी इसकी c ही आएगी ना, इसने c से ऊपर नीचे जाना ही नहीं, ठीक है। तो कोई आप दोनों तरफ से इसको अप्रोच कर दें, ये वैल्यू c को ही अप्रोच करेगी, बस इसने और कहीं नहीं जाना। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट c होती है, ठीक है। अब फंक्शन अगर आपका पावर फंक्शन है x टू द पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर क्या होता है कि आप सिर्फ x की जगह वैल्यू प्लग कर दें a की, लिमिटिंग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एन आ जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब अगर मैं एग्जांपल देखूँ ना, अगर मैं लिमिट लेता हूँ 3 की एज x गोज़ टू 1, तो ये 3 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं लिमिट लेता हूँ ना x स्क्वायर की एज x गोज़ टू 2, तो मैं क्या करूँगा 2 स्क्वायर ले लूँगा। ये जो 2 है ना, ये मैंने x की जगह पे रख देना 2 स्क्वायर विच इज़ 4। तो प्रॉपर्टीज़ ने काम आसान किया ना कि x की कोई भी पावर है और आप लिमिट ले रहे हैं, तो बस वो x की जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस कर दें, ठीक है। प्रॉपर्टी 3, इफ एफ एक्स हैज़ अ लिमिट एज x गोज़ टू a एंड c इज़ रियल, देन लिमिट x गोज़ टू a c टाइम्स एफ एक्स इज़ c टाइम्स लिमिट x गोज़ टू a एफ एक्स। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट आपके फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले आए लिमिट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिमिट को। आप लिमिट सिर्फ एफ एक्स की ले लें
और बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिमिट लें या लिमिट लेने के बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर लिमिट मैं ले रहा हूँ 3 टाइम्स x की एज x गोज़ टू 2, तो क्या होगा कि आप 3 को बाहर निकाल लें और लिमिट आप सिर्फ x की ले लें एज x गोज़ टू 2। आप देखें x की क्या लिमिट होती है, x गोज़ टू 2 सिर्फ 2 होती है, तो आंसर आपका 6 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये x की पावर 1 है ना, तो आपने 2 की पावर 1 ले ली, तो ये 2 आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी 4, अगर f(x) और g(x) दो फंक्शन है और इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है a के ऊपर, लिमिट x गोज़ टू a और लिमिट x गोज़ टू a g(x) एग्जिस्ट करती है, तो फिर उनके जो प्लस और माइनस की लिमिट्स है ना, आप अलग अलग कर सकते हैं। उनकी अलग अलग लिमिट लेके प्लस कर दें, यानी उनके सम की लिमिट को अलग अलग लेके प्लस और माइनस कर दें। ठीक है, इसी तरह अगर आपके इफ़ लिमिट f(x) एंड लिमिट g(x) एग्जिस्ट, तो फिर उनके मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, उनकी डिवीजन में भी अलग अलग डिवीजन कर दी हमने। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी डिवीजन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी आप अलग अलग ले लें, डिवाइड करके उनके अलग अलग लिमिट लेके डिवाइड कर दें। लेकिन इसमें सिर्फ ये मसला है कि ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये देखें, अगर ये ज़ीरो हो गई, क्यों नॉन ज़ीरो होनी चाहिए? अगर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ ज़ीरो हो जाए तो आंसर अनडिफाइन हो जाता है ना, इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम इस पर एक कंडीशन लगाई है कि ये जो नीचे कोई भी नंबर जो आएगा, लिमिट का जो आएगा, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी लिमिट्स की। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखें, एक लिमिट x गोज़ टू 5x² माइनस x प्लस 10। अब इसमें अगर आप प्रॉपर्टी 4 यूज़ करें तो वो उस प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शन आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनकी अलग अलग लिमिट ले जाएं। तो ये लिमिट आप x² की अलग ले लें, x की अलग और 10 की अलग। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी लिमिट x², लिमिट x और लिमिट ऑफ 10। अब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें 1 और 2, तो उसमें 1 में ये था कि कांस्टेंट की लिमिट, तो कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता, तो लिमिट ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 10, तो ये हमने लिख दी। लिमिट ऑफ x टू द पावर एनीथिंग, आप सिर्फ x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो हमने यहाँ पे भी x की जगह रिप्लेस की 5, तो 5² आ गया, आगे x की जगह 5 रिप्लेस किया तो 5 आ गया। तो अब ये 5² माइनस 5 इज़ 25 माइनस 5 इज़ 20 प्लस 10 इज़ 30, तो ये लिमिट आ गई है। अब आप चाहें तो इसका टेबल बना के भी देख लें, यही लिमिट आएगी 30। तो आप देखें टेबल से हमारी जान छूट गई। ये देखें, एक फंक्शन था, पोलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, और हमने आसानी से इसकी लिमिट निकाल ली है। एक और फंक्शन, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोशेंट फंक्शन दिया हुआ है कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, x² माइनस 1 और x²। अब इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस लिमिट को आप ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने कर दी, लिमिट ऑफ x³ माइनस 1 ऊपर भी ले ली हमने अलग। ठीक है, तो ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो लिमिट x³ माइनस 1 ऊपर भी ले ली और लिमिट x² नीचे भी। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x³ माइनस 1 में आप देखें, दोबारा से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसमें अभी भी सम या डिफरेंस आ रहा है ना, तो अलग अलग लिमिट, ये लिमिट इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये लिमिट इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो आप देखें इस स्टेप में लिमिट ऑफ x³ अलग आ गई, माइनस लिमिट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ x²। फिर प्रॉपर्टीज़ 1 और 2 यूज़ करें। ठीक है, तो क्या आएगी, प्रॉपर्टीज़ 1 और 2 यूज़ करें तो ये आएगा लिमिट ऑफ x³, तो हमने सिर्फ 2 प्लग इन कर देना है, तो 2³ माइनस कांस्टेंट की लिमिट वही होती है, तो 1 आ गई। लिमिट ऑफ 2², तो ये 2² आ गया नीचे। अब 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है लिमिट्स प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। ठीक है, तो अब देखें, द प्रॉपर्टीज़ मेक द प्रोसेस ऑफ एवेलुएटिंग लिमिट्स कंसिडरेबली ईजियर फॉर सर्टेन क्लासेज ऑफ फंक्शन, कि कुछ क्लासेस ऑफ फंक्शंस के लिए बहुत ही आसान कर देती हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लिमिट्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फंक्शन मे बी एवेलुएटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग टू डिटरमिन fa। अब सिंपल fa निकाल लें। आप देखें, अगर आप इन पिछली दोनों एग्जांपल्स में देखें तो हमने क्या किया है, अगर ये वाला मैं निकाल दूँ, ये वाली लाइन अगर मैं छोड़ दूँ, ठीक है, और सिर्फ इसको देखूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो देखें x² माइनस x प्लस 10 में हमने क्या किया, सिंपल x की जगह 5 रख दिया, 5² माइनस 5 प्लस 10, ये देखें डायरेक्ट इधर आ गया।
ठीक है। तो ये जो लिमिट्स हैं इस तरह के फंक्शंस में बड़ी आसान हो जाती हैं कि आपने फंक्शन में सिर्फ रिप्लेस कर दी x की वैल्यू, x अप्रोचेस टू 5 एंड x इक्वल टू 5 में कोई फ़र्क नहीं रहा, ठीक है। आपने सिर्फ x की जगह पे वो वैल्यू, इसी तरह यहाँ पे भी यही किया। अगर आप ये सारा स्किप करें और इधर से डायरेक्ट इधर आ जाएं तो देखें क्या आया, हमने x की जगह 2 रिप्लेस कर दिए। देखें 2 टू द पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, जहाँ पे x था वहाँ पे 2 रख दिया, तो सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है f(x) की और जो एग्जैक्ट वैल्यू है f(x) की वो इक्वल है। यानी आप f(x) की लिमिट x गोज़ टू a ले लें या f की वैल्यू निकाल लें a के ऊपर, ये सेम ही है, तो बहुत आसान होगी लिमिट लेकिन ये हर फंक्शन पे नहीं एग्जिस्ट करती। अभी नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको शो करूंगा, हर एग्जांपल नहीं, कुछ एग्जांपल। एक एग्जांपल पॉलिनोमियल फंक्शंस की है, कहता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर अ कॉमनली यूज्ड क्लास ऑफ फंक्शंस फॉर विच अबव इक्वेशन इज वैलिड। तो आप देखें यहाँ पे ये आपकी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिंपल वैल्यू डाल दें तो वही लिमिट आएगी। x गोज़ टू -2 है ना, तो आप x की जगह पे ये देखें, x की जगह -2 हमने रिप्लेस कर दिया और आंसर निकालें 30, ये आपके पास आंसर आए। तो लिमिट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज द सेम एज प्लगिंग इन द वैल्यू -2। आप जस्ट x की जगह रिप्लेस कर दें -2, आपको लिमिट मिल जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल्स के लिए ट्रू है फिलहाल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ जहाँ पे ये ट्रू नहीं है। अब देखें ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल दें तो क्या आएगा, 4 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस -1 -3, ठीक है। अभी आप ये सोल्यूशन ना देखें, अभी ये देखें जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई -1 + 1, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने -1 लगा दिया, तो ये आया 4 टाइम्स 1 इज़ 4 -4 डिवाइडेड बाई 0, तो ये आ गया आपके पास 0 डिवाइडेड बाई 0। अब 0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, हमें नहीं पता ना, आपको पता है 0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है? ना ये 0 होता है ना इन्फिनिटी होता है, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो 0 बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड आ गया ये। अब देखिए आप क्या करें, इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख दें? नहीं, जब 0 बाई 0 वाली फॉर्म आए ना तो इसका मतलब है कि हमें कुछ करना चाहिए लिमिट्स के साथ, ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे फैक्टर हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो हमने फैक्टर बना दिए। इनको मल्टीप्लाई करें ना, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3, तो आपके पास ये बन जाएगा। जैसे भी आपको फैक्टराइजेशन आती है, ये मैं असाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ये फैक्टराइजेशन हमने कैसे की, 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है ना, इसके 4 और -3 का मल्टीपल क्या है, ये है -12, ठीक है। हमने -12 के फैक्टर बनाने हैं, -12 के फैक्टर बनते हैं 4 टाइम्स -3 -4 टाइम्स 3 और 6 टाइम्स 2 और -6 टाइम्स 2, ठीक है, ये फैक्टर बनते हैं। ये सारे फैक्टर हैं, हमने वो फैक्टर पिक करना जिसका सम x के इक्वल आए। ये देखिए ये प्लस x है ना, सम इसका +1 के इक्वल आए, तो ये वाला फैक्टर उठाएंगे। ये फैक्टर है जिसका सम 1 के इक्वल आता है, प्रोडक्ट इसका 12 है और सम +1 है, तो इसलिए हमने 4 और -3 ले लिए। तो ये लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3। अब ये जो पहला है इसमें से 4x कॉमन ले लें, तो ये बना x + 1 और इधर से -3 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x + 1। अब फैक्टर्स क्या आए, 4x और 3 को मिला के एक फैक्टर आ गया 4x - 3, ठीक है, 4x - 3 को मिला के एक फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर जो है वो आएगा आपका x + 1 से, तो x + 1 से दूसरा फैक्टर, तो ये यही फैक्टर ऊपर लिखे ना हमने, देख लें। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करके आप ऊपर लिख लें 4x - 3। अब देखिए ये कॉमन फैक्टर है, x + 1 नीचे और x + 1 ऊपर। अब देखिए ये 0 नहीं होता, अगर मैं x को -1 रखूँ ना तो -4 - 3 ये 0 नहीं हो रहा, ये 0 होता है x + 1 वाला। तो क्योंकि x अभी अप्रोच कर रहा है -1 को, इक्वल नहीं है। देखें यहाँ पे नोट करें कि x इज अप्रोचिंग टू -1, x इज नॉट इक्वल टू -1। जब x -1 के इक्वल नहीं है ना तो x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x + 1 0 नहीं है तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों को कैंसिल किया तो पीछे क्या बचा, लिमिट ऑफ 4x - 3, सिर्फ 4x - 3। अब आप सिर्फ रिप्लेस करें
तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 आ जाए, उसमें फिर फैक्टराइज करें ऊपर या नीचे जहाँ पे भी फैक्टराइजेशन होती है और कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दें। कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद लिमिट पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें इसका आंसर आ गया। तो कहीं कहीं ये डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर नहीं आता, हमें पहले कुछ खेलना पड़ता है फंक्शन के साथ और फिर आपके पास आंसर आता है। ठीक है, तो ये लिमिट्स थी फाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर। अब हम देख रहे हैं लिमिट्स एट इन्फिनिटी। ठीक है, कि लिमिट्स एट इन्फिनिटी कैसे निकाली जाए। लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है, कि अगर x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर लिमिट क्या फाइनाइट निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। ठीक है, ये हमने देखना है। फ्रीक्वेंटली देयर इज एन इंटरेस्ट इन द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स लार्ज विदाउट लिमिट अप्रोचिंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। हम ये देखना चाहते हैं कि फॉर अवे क्या बिहेवियर है। देखें x 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3, और हम ग्राफ अमूमन ख़त्म कर देते हैं वहाँ पे। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि बहुत दूर x जब इन्फिनिटी लार्ज हो जाए तो फिर फंक्शन किस तरह का बिहेव कर रहा है। क्या फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है या वो 0 की तरफ चला जाता है या कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये बिहेवियर एंड बिहेवियर है बेसिकली। ये एंड बिहेवियर अगर आपने करना है फाइंड आउट तो फिर इन्फिनिटी पे लिमिट ली जाती है। ठीक है, एग्जामिन द टू फंक्शन स्केच इन द फॉलोइंग फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिगर शो करता हूँ, बल्कि स्केच करूँगा मैं खुद से, और उस पर देखें कि इन दैट फिगर आपकी जो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही हैं एक्स, तो आपका फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी पे जो लिमिट्स हैं उसके लिए मैं दो फंक्शन यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। एक फंक्शन है आपके पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये एक्स वाई एक्सिस आ गए। अब मैं इसमें ग्राफ एक बनाता हूँ। यहाँ पे लेट्स से ये 4 है और 4 पे भी एक एसिम्पटोट हम बनाते हैं। ठीक है, ये 4 पे एक वैसे हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, फंक्शन आपका इस तरह से आ रहा है कि फंक्शन आपका इस तरह का फंक्शन है और ये इधर से डिक्रीज होता जाता है और इस तरह का बिहेवियर है इस फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है, इस तरह से। ठीक है, अब देखें अगर यहाँ पे अगर x ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये लेफ्ट पे नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर x को मैं इस तरफ लेके जाऊँ, अप्रोच करता जाऊँ कि माइनस क्या हो रहा है, फंक्शन जब यहाँ पे था तो ये वैल्यू थी फंक्शन की, आगे गया यहाँ पे तो फंक्शन वैल्यू थोड़ी सी नीचे आ गई, करते जितना मर्जी आगे चले जाएं आपका फंक्शन इस लाइन से, स्लैश लाइन से नीचे नहीं आ रहा। तो चलते जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक फंक्शन आपका अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो इधर इसका मतलब ये है कि लिमिट एज x गोज़ टू माइनस इन्फिनिटी अगर हम करें ऑफ f ऑफ x तो ये इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब हम राइट पे जा रहे हैं प्लस इन्फिनिटी ले रहे हैं, ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ये वैल्यू ली थी तो ये नंबर आया, ये वैल्यू ली तो ये नंबर नीचे आ गया, थोड़ा सा चलते गए तो नंबर नीचे आता इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। यही है ना, ग्राफ आपका नीचे आता ये 0 की तरफ चला गया। तो इसका मतलब है कि इधर लिमिट x गोज़ टू, जब हमने प्लस इन्फिनिटी किया था fx को, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए इन्फिनिटी पे जाके भी हमें लिमिट्स मिल सकती हैं। इन्फिनिटी पे लिमिट्स ले रहे हैं और दोनों आंसर फाइनाइट हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें y की वैल्यू फिक्स है पूरी लाइन के ऊपर। ठीक है, और इस ये जो नीचे है ये है y इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0।
तो ये जो पहला ग्राफ है ना, ऊपर जाएं, ये देखें, एग्जामिन द टू फंक्शन स्केच इन द फॉलोइंग फिगर एज एक्स अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी एफ एक्स अप्रोचेज 4 बट नेवर क्वाइट रीचेज अ वैल्यू ऑफ 4। यानी ये 4 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन 4 पे पहुंचता नहीं है। मतलब हम जितने x को नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं ना, एफ एक्स आपका कम होता होता 4 के करीब चला जाता है, लेकिन ये कभी भी 4 को टच नहीं करेगा। टच ये फिर इन्फिनिटी पे ही जाके करेगा, और इन्फिनिटी पे तो हम रियल वर्ल्ड में पहुंच नहीं सकते, ठीक है ना। इसी तरह जब इस नोटेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 4। अब इसमें ना ये जो 4 है, इसको हम, इसका एक नेम भी है, हम कहते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, इस तरह की लाइन को ना, ये जो y इक्वल टू 4 है ना, कि अगर आपका ग्राफ जाते जाते किसी एक लाइन के पैरेलल हो जाए, उस लाइन को एसिम्प्टोट कहा जाता है ग्राफ का, ठीक है। क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये एसिम्प्टोट भी बन गई, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहते हैं, ठीक है। कि एक ग्राफ था, इसके पैरेलल आ गया इस लाइन के, तो ये एसिम्प्टोट बन गया, और ये लाइन इटसेल्फ हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये सेकंड में अगर आप देखें, इस सेकंड में फ़र्ज़ करें ये ग्राफ आपका एफ ऑफ एक्स है, फ़र्ज़ करें ग्राफ आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये ग्राफ आपका जी एफ एक्स है, तो जी एफ एक्स आपका 0 को जा रहा है और एफ एफ एक्स 4 को। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब एक्स गोज टू इन्फिनिटी है, तो आपका ग्राफ जाते जाते एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। एक्स एक्सिस के जब पैरेलल हुआ तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस आपका एक और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो सिमिलरली जो सेकंड फिगर है, उसमें जी अप्रोचेस बट नेवर क्वाइट रीचेस द एक्स एक्सिस एज एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो वही can as x approaches infinity, ठीक है, we can state this behavior by the notation limit as x goes to infinity gx is equal to 0। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी बन गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन है horizontal asymptote की, the line y is equal to a, line y is equal to a is the horizontal asymptote of the graph of f if and only if either, इन दोनों में से कोई एक चीज ट्रू हो जाए, either limit as x goes to infinity fx goes to a or limit x goes to minus fx goes to a। यानी ये राइट साइड है ना y इक्वल टू a की, ये जो राइट हैंड साइड है, ये y इक्वल टू a की राइट हैंड साइड, इसको अप्रोच करना चाहिए फंक्शन आइदर फ्रॉम द राइट और लेफ्ट। आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं तो फिर ये a को अप्रोच कर जाए, या लेफ्ट नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें और फिर ये a को अप्रोच कर जाए, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाएगा। तो ये देखिए, मैं दोबारा से आपको सिनारियो बताता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू a, ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू a, ठीक है। अब आपका ग्राफ या तो राइट साइड पे जाते जाते इसको अप्रोच कर जाए तब भी बन जाएगा, या ये लेफ्ट जाते जाते अप्रोच कर जाए तब भी, किसी भी तरफ से ये इस लाइन को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एसिम्प्टोट, ये y इज इक्वल टू a जो है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाएगा। एच ए लिख रहा हूँ मैं, एच ए का मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की ये डेफिनेशन है कि अगर मैं x को इन्फिनिटी पे ले जाऊं या माइनस इन्फिनिटी पे ले जाऊं, मुझे आंसर मिल जाए कोई रियल नंबर a मिल जाए, तो y इज इक्वल टू दैट नंबर विल गिव यू द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। अच्छा, अब एक ये है क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है। अब हम चलते हैं कि इन्फिनिटी पे भी तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम आपको लिमिट मिल जाए, ठीक है। अब अगर आपके पास रेशो वाली कंडीशन हो, ये जिस तरह ये लिखी हुई है कि आपके पास एक पोलिनोमियल ऊपर है और एक पोलिनोमियल नीचे है, और लिमिट आपने इन्फिनिटी पे लेनी है। आप लिमिट ले रहे हैं इन्फिनिटी के ऊपर, x गोज टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं इन्फिनिटी सिर्फ रख दूं इसमें, 3 टाइम्स इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही प्लग इन कर दूं तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। अब क्या लिखें, इन्फिनिटी क्या होता है, हमें नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, इसमें ये तरीका होता है, वन टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग दिस टाइप ऑफ लिमिट इज टू फैक्टर द मोनोमियल टर्म ऑफ द हाईएस्ट डिग्री
फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, कि आप जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना मोनोमियल, एक टर्म जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको फैक्टर आउट कर दें, ठीक है। तो इन द न्यूमिनेटर एंड 4x² इन द डिनोमिनेटर, तो आप देखें इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म थी वो ये है, इसमें हाई डिग्री टर्म ये है, इनको आप फैक्टर आउट कर दें लिमिट लेने से पहले, ठीक है। तो अगर मैं 3x² को फैक्टर कर दूं तो 3x² की जगह 1 आ जाएगा और ये 5x पे डिवाइड हो जाएगा 3x², ऐसा ही होता है ना, अगर कॉमन नहीं है तो वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरह नीचे से हमने क्या कॉमन लिया, हमने इस 4x² को फैक्टर आउट किया है, तो 1 माइनस ये 5 पे डिवाइड हो जाएगी 3x², ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये बाहर वाला जो x² है ये कैंसिल हो गया, x² कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बचा हमारे पास ये 3x², ये कैंसिल हुए तो आपके पास आया लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, 3/4 बच गया था आपके पास अलग, ऊपर बचा 1, ये देखिए 1 + 5, इधर से भी एक x कट गया ना, ये जो x है ये एक x से कट गया, तो 5/3x बचा, 1 + 5/3x, 1 + 5/3x, और यहाँ पे बचा 1 - 5/4x², ठीक है। ये अब देखिए ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट लिमिट से बाहर चला जाता है, तो लिमिट से बाहर ले जाएं इसको, 3/4 लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 5/3x, और नीचे आया 1 - 5/4x², ठीक है। ये आ गया। अब आप लिमिट्स लें, अब आप प्लग इन करें, 3/4 बाहर चला गया, 1 की लिमिट तो 1 ही रहती है, इसको कोई मसला नहीं है, प्लस 5 और नीचे इन्फिनिटी आ रहा है 3 टाइम्स इन्फिनिटी, इसी तरह 1 - 5 नीचे आ रहा है इन्फिनिटी। याद रखना है आपने कि जब आप लिमिट पुट कर देना फिर लिमिट नहीं लिखते साथ, ये हमने देखें x की जगह इन्फिनिटी रख दिया, अब लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है बाहर। तो ये देखिए क्या आया, 3/4 टाइम्स 1 + 0 डिवाइड बाई 1 - 0, 0 क्यों, कि देखिए कोई भी चीज़ है ना वो अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दी जाए ना तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 के नीचे इन्फिनिटी है, ये भी 0 हो गया, इधर भी 5 के नीचे इन्फिनिटी है तो 0 हो गया। अब आंसर क्या आया, आंसर आया 3/4 टाइम्स 1/1, तो दिस इज़ 3/4। तो देखिए आंसर आ गया ना 3/4। पीछे देखें तो मैंने लिखा था कि इसका आंसर तो इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन आंसर 3/4 आया एट द एंड, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से जब आपके पास 2 रेशो हो पोलिनोमियल्स की और इन्फिनिटी पे आपने लेके जाना है, तो एक तरीका ये है कि आप जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स है ना उनको फैक्टर आउट कर दें, अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और उनका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। तो इसका मतलब है कि इसका कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट आया कि नहीं। ये जो फंक्शन हमने इधर लिखा था, ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, अगर मैं इसको फंक्शन मानूं तो इसका वर्टिकल इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी लें और आंसर कांस्टेंट आ जाए, हमारे केस में 3/4 आ गया, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इधर, इसका मतलब ये है इसका कि y इज़ इक्वल टू 3/4, जो आंसर आया ना उसको y में लिखें, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की एग्जांपल डी हो गई आपके पास, ठीक है। इसके बाद है वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि जो भी लाइन वर्टिकल है वो x इज इक्वल टू समथिंग होती है। So the line x is equal to a is a vertical asymptote of the graph of f if and only if either limit as x goes to a minus, ये देखिए x is equal to a है ना, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जो x है और ये y है, तो आपके पास एक लाइन है x is equal to a, ये लाइन है x is equal to a। तो हमने ये भी वैल्यू a है ना, तो हमने लेफ्ट और राइट से a को अप्रोच करना है और हम ये कह रहे हैं कि ये एसिम्प्टोट बन जाए, वर्टिकल लाइन एसिम्प्टोट बन जाए। तो कैसे बनेगी कि आपका ग्राफ जो सा ये इसके पैरेलल हो जाता है जाके ऐसे, या फिर आपका ग्राफ इधर से आके इसके पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो मैं a के करीब जा रहा हूँ आपका फंक्शन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जो मैं a के करीब आ रहा है फंक्शन आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लिमिट अगर मैं x गोज़ टू -a f(x) लूँ तो ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी कि ये इधर से प्लस इन्फिनिटी भी जा सकता है या ये इधर से माइनस इन्फिनिटी भी जा सकता है, कोई भी इन चारों में से एक सिनारियो हो जाए।
या और लिमिट x गोज टू a प्लस करें अगर आप, यानी कि राइट साइड से लिमिट लें, ये देखें ये a प्लस है, ये राइट साइड से a प्लस, लेफ्ट साइड से a माइनस, तो फिर ये आपको प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दे दें। तो इस केस में आंसर प्लस और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। आपकी लिमिट a या माइनस a को अप्रोच कर रही है, लेकिन आपका आंसर प्लस या माइनस इन्फिनिटी में आ जाता है। अगर लिमिटिंग वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चले जाए तो इसका मतलब है आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा है इसके ऊपर, जहां पे आप लिमिट लेके जा रहे थे ना वहां पे आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है वर्टिकल एसिम्प्टोट की। ये देखें, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने फंक्शन ले लिया 1/x²। वी मस्ट टेक लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स एज x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब जो टेबल हैं ये दो, ये आपको बता रहे हैं कि कैसे लिमिट्स जाएंगी इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट सेलेक्टेड वैल्यूज, वी शुड कंक्लूड दैट लिमिट x गोज टू 1/infinity इज infinity. Graphically f appears as in the following figure. Note that has a vertical asymptote of x equal to 0 and horizontal asymptote of x equal to, तो ये मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। ठीक है, ग्राफ्स भी बना के दिखाता हूँ आपको, और इसके टेबल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, जो x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, मैं पहले लेफ्ट से गया हूँ, ये देखें ये 0 है ना, अगर लेफ्ट से मैं 0 को अप्रोच करूँ तो माइनस वैल्यूज लेनी पड़ेंगी मुझे, -1, -0.5 एंड सो ऑन। इसी तरह राइट से अप्रोच करूँगा तो +1, +0.5 और सो ऑन। तो देखें लेफ्ट से अप्रोच किया हमने तो आंसर इसका कितना बड़ा हो गया, 1 पे 1 था, फिर 4 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर 1,000 मिलियन तक पहुंच गए हम। इसी तरह जब हमने राइट से लिया तो 1 पे 1 था, 0.5 पे 4 है, और देखिए कितनी बड़ी जंप, हम छोटी सी जंप, 0.5 से 0.1 पे छोटा सा फासला है, लेकिन 4 से 100 पे चले गए। 0.1 से 0.01 भी छोटा सा फासला है, और 100 से हम 10,000 पे चले गए। तो ये बहुत बड़ी जंप्स आ रही हैं। तो यहाँ से क्लियरली नहीं है कि अगर आप x गोज टू 0 करें फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, आपका जो fx है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। तो वो कह रहा है कि आपका जो ये है, ये सिनारियो बन रहा है। ठीक है, कि आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ग्राफिकली कैसे ये बना, ये आपका ग्राफ ये है, 1/x² का ग्राफ ये है। ये आपका 1/x² का ग्राफ। ठीक है, तो देखें जो आप 0 की तरफ जा रहे हैं आपका ग्राफ वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर भी जो आप 0 की तरफ जा रहे हैं आपका ग्राफ वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो प्लस इन्फिनिटी में क्या हुआ कि ये जो y एक्सिस है इसको अप्रोच कर रहे हैं ना आप, ये देखें y एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब है ये जो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस है ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। और ये देख लें यहाँ से ये जो है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ये जो y इज इक्वल टू 0 है ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। क्यों कि आपका जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, इन्फिनिटी की तरफ, तो आपका ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है। जब आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तब भी आपका ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है। तो y इज इक्वल टू 0 आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, x इज इक्वल टू 0 आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, यही आपको बताया यहाँ पे कि 1/x² हैज़ अ वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ x इक्वल टू 0 एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो एसिम्प्टोट्स आ गए, 0 पे लिमिट ली तो इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी पे लिमिट ली तो 0 आ गया। तो ये दो डेफिनेशंस थी आपकी एसिम्प्टोट्स की। तो उसके बाद हमने जो एक कंक्लूजन निकाला है, अ कंक्लूजन दैट लिमिट x गोज टू a f(x) आपको इन्फिनिटी दे दे, या लिमिट x गोज टू a f(x) आपको माइनस इन्फिनिटी दे दे। ठीक है, ये एक्नॉलेज करती है दैट अ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप फाइनाइट नंबर पे लिमिट ले रहे हैं और आंसर आपका इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आंसर आया जी इन्फिनिटी आंसर, इन्फिनिटी का पता ही नहीं किसी को इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इसलिए इन्फिनिटी आने से हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दैट इज देयर इज नॉट अ रियल नंबर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ यानी f(x) किसी रियल नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इन्फिनिटी पे जाने से हमें एसिम्प्टोट्स मिल जाते हैं, लिमिट नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद एक जो लिमिट से एसोसिएटेड एक टर्म है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? इन एन इनफॉर्मल सेंस अ फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूअस if it can be sketched without lifting your pen or pencil from the paper.
दैट इज इट हैज़ नो गैप्स, नो जंप्स एंड नो ब्रेक्स। ठीक है, एक फंक्शन है जिसका आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं और उसका ग्राफ इसी तरह बगैर पेंसिल उठाए बन जाता है। फ़र्ज़ करें ये ग्राफ मैंने बनाया एक फंक्शन का, ये फंक्शन का ग्राफ बना दिया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए मुझे कहीं पे भी पेन जो है उठाना नहीं पड़ा पैड से, कोई इसमें ब्रेक नहीं आई, कोई गैप नहीं आया, कोई इसमें जंप नहीं आई। ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, इसको हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन कहेंगे। एक फंक्शन जिसमें जंप आ जाए या कोई ऐसा जो कॉन्टीन्यूस ना हो उसको हम डिसकॉन्टीन्यूस कहते हैं। फ़र्ज़ करें एक फंक्शन था, इस तरह जा रहा था, फिर इधर से शुरू हो गया। अब देखिए ये बीच में जंप आई कि नहीं, इस पॉइंट पे पहुंच के इसमें जंप आ गई तो ये जंप आई ना, तो ये डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, ये जंप वाला सिनारियो है, ये डिसकॉन्टीन्यूस। ब्रेक भी आ सकती है, मतलब आप जा रहे थे रास्ते में कहीं रुक, गैप आ गया, बीच में गैप आ गया तो डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, ब्रेक आ गई डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, जंप आ गई तो कहीं पे भी। और मुझे देखिए ये पेन उठाना पड़ा ना इस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। मैं यहाँ से चला था यहाँ पे और फिर पेन उठा के मैंने अगला पोर्शन फिल किया। तो जब मैंने पेन लिफ्ट कर दिया इसका मतलब है डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई। ठीक है, तो इनफॉर्मली आप ये कह सकते हैं, इस तरह की डेफिनेशन दे सकते हैं कॉन्टीन्यूस के लिए। लेकिन फॉर्मली कॉन्टीन्यूस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, देखिए मैं और बना देता हूँ आपको ग्राफ। ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन का एक और ग्राफ ये है जो आपकी बुक में भी है, यहाँ से शुरू हुआ, ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। एक और कॉन्टीन्यूस फंक्शन यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से गया नीचे, इसमें भी देखिए कोई मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा। ये दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से ये गया, इधर आया, ये वैल्यू ऊपर चलेगी, इधर पहुंचे तो ये वैल्यू इधर आ गई और इसके बाद फंक्शन इस तरह चला गया। तो देखिए मुझे पेन उठाना पड़ा ना, इधर गैप आ गया, ये डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। एक और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन ये है कि आपका ग्राफ यहाँ से कॉन्टीन्यूस है ऊपर तक। ठीक है, लेकिन आगे इस पॉइंट पे क्या होता है, इसको इस पॉइंट पे वो ऊपर से शुरू होता है और इस तरह नीचे आ जाता है। तो देखिए ये इन्फिनिटी वाला सिनारियो है कि आपका फंक्शन जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये इन्फिनिटी पे चला गया था, यो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा हो गया ऊपर, ये वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया। तो इसका मतलब है कि ये डिसकॉन्टीन्यूस होगा फंक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है, इधर इसी तरह इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है जी, ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस। तो ये दोनों डिसकॉन्टीन्यूस थे, ऊपर वाले कॉन्टीन्यूस थे। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने और दे दी आपको बना के। तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a. A function is said to be continuous at x is equal to a if the function is defined at x is equal to a. फंक्शन डिफाइंड x इक्वल टू a का मतलब ये है कि f ऑफ a जो सा ये डिफाइन होना चाहिए, इसकी कोई ना कोई आपको वैल्यू मिले। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है ना x गोज टू a, ये एस एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है f(x) की वो a के बराबर आ जाए, यानी कि आपका फंक्शन था कोई, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू a पे जो है वो ये है f ऑफ a, जो भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो f ऑफ a है। अब फंक्शन को मैं अगर a की तरफ अप्रोच करूं तो तब भी मेरा फंक्शन इसको अप्रोच करे, राइट से अप्रोच करूं तब भी इसी नंबर को अप्रोच करे। इसका मतलब है कि जो लिमिटिंग वैल्यू आई f(x) की एज x गोज टू a वो सेम थी जो फंक्शन खुद है a की। देखिए लिमिटिंग वैल्यू जो l है वो f a ही आ रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू अगर बराबर आ जाएं तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। अब इस पे अगर इन पे आप करें ना, इस पे करें, लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, ये f ऑफ a है। और अगर मैं लेफ्ट लिमिट ले लूँ ना तो लेफ्ट लिमिट ये आ रही है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। देखिए f a और l बराबर नहीं है। लेफ्ट लिमिट इस फंक्शन में जो लेफ्ट लिमिट है a माइनस f ऑफ x, ये l है विच इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो इसका मतलब है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। इसी तरह यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है, एफ ए डिफाइन ही नहीं है, एफ ए डिफाइन है, एफ ए नॉट डिफाइन। तो अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही ना हो तो कॉन्टीन्यूटी की बात नहीं की जा सकती। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, फंक्शन खुद भी डिफाइन हो और वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल भी हो, तो फिर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा लिमिट्स और कॉन्टीन्यूटी के बारे में। कैलकुलस की ये बेसिक्स हैं, याद रखिएगा। कैलकुलस के आगे जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, लिमिट्स के ऊपर बेस करेंगे वो। ठीक है, लिमिट कैसे निकाली जाती है,
फाइनाइट नंबर पे लिमिट कैसे निकाली जाती है, इन्फिनिटी पे लिमिट कैसे निकाली जाती है, लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, लिमिट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पॉलिनॉमियल की लिमिट्स कैसे निकाली जाती हैं, फिर लिमिट के आगे हमने पढ़ा कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमारे शामिल थी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो हम रिव्यू करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सेक्शन 15.1 और 15.2 मैंने कवर किए हैं, आज 2 सेक्शंस कवर किए हैं। सेक्शन 15.1 में लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कवर किया था, फिर 15.2 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स देखी थी और कंटिन्यूटी। ठीक है, इसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स की आप दोबारा से देखें, इसको मास्टर करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके अगले टॉपिक्स भी आसान होते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन किसको कहा जाता है, डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सेक्शन 15.3।